नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की घटनाओं की और इनके पीछे क्या है। ये जानने के लिए हमारे साथ आर.एस.एन. सिंह साहब, कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब, एक्स रॉ एंड एक्स मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे साथ हैं। आरंभ करने से पूर्व आप सभी को याद दिला दूं कि हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ 25, 26 और 27 अक्टूबर को दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 अब रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है और रजिस्ट्रेशन के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखकर और वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, सीट्स आर फिलिंग रियली फास्ट, तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके शीघ्र अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री नहीं होगी क्योंकि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। इसी में आपको ये भी ध्यान दिला दें कि हमारा क्राउड फंडिंग का जो कार्यक्रम है वो भी जारी है, तो ये आपके योगदान से ही संभव होगा क्योंकि हम राष्ट्रवादियों को कोई स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं। ये एक भारत का एक बहुत ही कड़वा सच है, अतः आपके योगदान से ही ये संभव होगा। तो कृपया हमारे क्यूआर को स्कैन करके अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे क्राउड फंडिंग एफर्ट को भी कृपया सहयोग करें। स्वागत कर रहे हैं आपका कर्नल आर.एस.एन. सिंह साहब। बांग्लादेश की घटनाओं पर बड़ी चिंता भी हो रही है और ये भी जानने का प्रयत्न हो रहा है कि क्या भारत सरकार को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता चला या फिर पता था और उन्होंने उसके लिए जो है वो कुछ मेजर्स लिए। ये CIA ने करवाया या चाइना ने करवाया या CIA वर्सेस चाइना है या CIA चाइना मिलके भारत को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम दीक्षित साहब। और मैं शुरुआत इसी से करूंगा कि मेरा अपना ये असेसमेंट है कि बिल्कुल ऐसा अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। शेख हसीना को खुद अंदाजा था और अगर अंदाजा नहीं होता तो एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से इस तरह से उनको यहाँ पर नहीं लाया गया होता और बॉर्डर से बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर से उनको फाइटर स्क्वाड करके ले आया है। मैं उनके जो आर्मी चीफ है वकूर जमान, आपने तो पढ़ा होगा कि वो उनके रिश्तेदार लगते हैं दूर से चाहे हो, लेकिन हाँ उससे ज्यादा वकूर जमान जो है वो आर्म फोर्सेस डिवीजन के वो हेड रह चुके हैं। अब आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि बांग्लादेश का आर्म फोर्सेस डिवीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर होता है एंड इट इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल। और क्यों, चूंकि उनकी प्रॉक्सिमिटी होती है प्राइम मिनिस्टर से, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन और प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी होता है। और ये कभी इसकी शुरुआत इरशाद ने अपने रिजीम में की थी जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और आर्मी चीफ दोनों साथ में थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दोनों रोल, देश को भी संभालना आर्मी को भी संभालना, ये थोड़ा कठिन काम है। तो उन्होंने ये आर्म फोर्सेस डिवीजन को वहां पर उन्होंने स्थापित किया था और बाद में इसको लोग जो सिविलियन लीडर्स भी थे उसको वो कंटिन्यू करके चले। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ दिन से जो वक्तव्य आ रहे थे जो सेंट मार्टिन आइलैंड के संदर्भ में उन्होंने बोला शेख हसीना ने कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मैं देश के सॉवरेनिटी को नहीं बेच सकती, मैं सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं, तो इत्यादि इत्यादि। उसके बाद चाइना से वो उनका जो विजिट हुआ, वो एक दिन पहले ही वहां से वो पैकअप करके चली गए। ऐसा होता नहीं है कूटनीति में, वो तो एक अतिथि के रूप में गई थी। इसका मतलब कुछ बहुत सीरियस हुआ होगा। और सीरियस क्या हुआ होगा कि मीटिंग से पहले शी जिनपिंग के कुछ वो तो चलता रहता है, वो जो ड्राफ्ट बनते जाते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया होगा कुछ चीजों पे। अब किन चीजों पे मना किया मैं इस पे भी आता हूँ। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने एक क्या मैं बोलूं, बहुत चरित्र और बहुत बहादुरी दिखाई।
मैं डिप्लोमेटिक बहादुरी की बात कर रहा हूँ, बहुत बहादुरी। इतना प्रेशर झेलना 2-2 क्वार्टर से, यानी कि अमेरिका और चाइना से, इतना आसान आसान नहीं है। लेकिन ये इसका संचालन किसने किया, इसका मुखिया कौन? तो इसका संचालन और मुखिया जो जो संचालक था वो जमायते इस्लामी रहा, मुखिया भी जमायते इस्लामी है। और आपको मैं बता दूं कि जमायते इस्लामी बांग्लादेश को लोग कहते हैं इट इज अ स्टेट विद इन अ स्टेट, और बड़ी अमीर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके अपने बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, कई तरह के एनजीओज ये चलाते हैं, कई इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर है, और एक अनुमान के मुताबिक ऑलमोस्ट $1 बिलियन का इनकी अपनी इकोनॉमी है, which is also you can refer to as fundamentalist economy। तो ये तो उनकी आर्थिक मसल है। और आपको मालूम होगा कि जो जमायते इस्लामी है, चाहे वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या वो बांग्लादेश का हो, उनकी जो आइडियोलॉजी है, एक तरह उनका जो संविधान है, एक तरह से एक ही है। और जमायते इस्लामी ये जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में वो दहशतगर्द संगठनों की आप उसको मदर कह सकते हैं, माँ कह सकते हैं, और ये सब देवबंदी है। तो विचारधारा तो यहीं से जाती है, आपके देवबंद से जाती है। सो वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजी। ठीक है, वो तो इन देशों में जाके वेपनाइज होता है। और दीक्षित साहब, मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि फरवरी 2009 में जमायते इस्लामी पाकिस्तान ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, या यूं कहे चाइना के साथ एमओयू साइन किया था। वो शायद चाइनीज ने इसलिए ये समझौता किया उनसे क्योंकि उस बात का उन्हें यकीन था कि जहां तक ये इस्लामिक इश्यूज है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पर निर्भर नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा फायदामंद कहीं जमायते इस्लामी से साठगांठ करने से उनको हासिल होगा, क्योंकि वो भी परेशान थे उइघुर मुस्लिम्स को लेके। तो उन्होंने एमओयू साइन किया उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे राहुल गांधी और ये कांग्रेस और चाइना के बीच में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हुआ, अंडर इन द ओवरवेयरिंग प्रेजेंस ऑफ शी जिनपिंग। तो ये कुछ महीनों का अंतर था, ये जिस तरह मैंने कहा। तो आप लिंकेजेस और क्रॉस लिंकेजेस का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये हमला जो सर हुआ है ये शेख हसीना पर नहीं, ये हमला बांग्लादेश और भारत के संबंधों पे हुआ है। और ये हमला बहुत पहले से जारी था, वो काफी तीव्र हो चुका था। चाइना ने हमला करवाया। चाइना का ये मतलब उनको इस बात का बहुत मलाल था कि शेख हसीना ने उनको सोना दिया, पोर्ट नहीं दिया। अमेरिका को मलाल था कि उन्होंने उनको सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया। और उससे आगे बढ़ के उन्होंने इन दोनों को रेप्यूडिएट करके और बोला कि हम एक नया डीप सी पोर्ट डेवलप करेंगे माताबारी में। तो माताबारी इसकी मैं चर्चा करूंगा, और वो भी जापान की मदद से। तो ये सब शेख हसीना ने भारत के सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज को लेकर किया।
और आपको तो मालूम है कि जमायते इस्लामी जो संगठन है वो भारत से वो नफरत करती है, और भारत से नफरत करती है तो जाहिर सी बात है कि उनको हिंदुओं से भी नफरत है। ये वही जमायते इस्लामी है जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय उन्होंने 2 ब्रिगेड फील्ड किए थे, अल शम्स ब्रिगेड और अल बद्र ब्रिगेड, और उन्होंने काफी कहर ढहा था अपने ही लोगों पे। कुछ लोगों को तो ये अभी शेख हसीना ने उनको फांसी से लटका दिया, कुछ को आजीवन कारावास मिला, और जमायते इस्लामी को अभी उन्होंने बिल्कुल उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। तो ये सब का परिणाम तो कुछ होना ही था। तो ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये इस जो तरह की माताबाड़ी पोर्ट आपने बोला, माताबाड़ी पोर्ट, तो ये माताबाड़ी जी पोर्ट तो त्रिपुरा में डेवलप कर रहे थे ना? जी ये माताबाड़ी पोर्ट तो त्रिपुरा में है ना? नहीं नहीं, ये बांग्लादेश के ये नीचे में है। माताबारी पोर्ट एक जगह है वहां पे, उसी के आसपास में ये है। ठीक है। ये तो ये जापानीज असिस्टेंस है वहां बनाने का वो प्रोजेक्ट है इसका। तो एनीवे ये आपको मालूम है कि इनकी क्या पृष्ठभूमि है। तो ऐसा देखिए क्या है कि एक बात आप ये जान लें कि पाकिस्तान और जब बांग्लादेश बना तो ऐसा नहीं था कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो एलिमेंट्स थे उनके बीच में बिल्कुल खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उनको, जमायते इस्लामी पाकिस्तान और जमायते इस्लामी बांग्लादेश। ठीक है। और ये भी याद रखे कि यूं तो क्या 162 सीट मिले थे 70 के इलेक्शंस में शेख मुजीब को, लेकिन वोट परसेंटेज वाइज मुझे नहीं लगता है कि वो 50% वोट परसेंटेज वो क्रॉस कर पाए थे। तो पहले से वहां पर एक प्रो पाकिस्तान लॉबी पहले से वहां पे बिल्कुल सक्रिय है। ठीक है ना? तो ये मैं सोना दिया पोर्ट की बात कर रहा था, तो इसका ये है कि देखिए ये 2006 में ये इनिशिएट किया गया था, बड़ा प्रेस्टिजियस ये प्रोजेक्ट था, और बाद में शेख हसीना ने इन्वायरमेंट के रीजंस के कारण बताकर उसको शेल्फ कर दिया। तो ये सोना दिया जो है ये बांग्लादेश के जो साउथ ईस्टर्न पोर्शन में, बिल्कुल अगर आप जाएंगे चिटागों उसके साउथ ईस्ट में है। और ये बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट था जो कि चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको उसको पूरा कर रही थी। ठीक है। तो ये जो एक डीप सी पोर्ट है, आपने सही कहा कि नॉट एग्जैक्टली माताबारी, इट इज 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माताबारी। मातरबारी है, ये मातरबारी नहीं है। सॉरी, माताबारी त्रिपुरा में है, मातरबारी जी। ये इट इज मातरबारी है। 25 जी मातरबारी जी, ये कॉक्स 25 बाजार किलोमीटर। के दक्षिण में है, कॉक्स बाजार के जी दक्षिण में जी है। जी जी। तो ये साउथ ऑफ बॉक्सेस बाजार। जी तो ये जब 2006 में तो ये इसको इनिशिएट किया गया था, लेकिन 2016 में जब शी जिनपिंग बांग्लादेश का जब उन्होंने दौरा किया था तो ये प्रोजेक्ट के बारे में बांग्लादेश ने कोई चर्चा नहीं की। और ये प्रोजेक्ट को ये खालिदा जिया टाइम में इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। और ये कहा गया कि भाई देखिए ये जो चिटागोंग और मोंगला पोर्ट है, यू हैव बीन अ सेलर, आप तो जानते होंगे, जो मोंगला पोर्ट है चिटागोंग और मोंगला,
वो बहुत कंजस्टेड है और उसका ड्राफ्ट भी बहुत कम। तो एक कहा कि भाई एक यहाँ पर डीप सी पोर्ट बनाया जाए, जो कि एक इस रीजन का एक मतलब ट्रांसशिपमेंट हब भी होगा। हाँ, और फिर भारत ने जब शेख हसीना का राज आया तो बड़ी चिंता जताई, उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्कुल हम, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस, क्योंकि अब तो वही कहानी हो रही है जो श्रीलंका में हम्मन टोटा को लेकर हुई थी। आप इसके लिए डेट लोगे और अब हम डेट लेने के बाद आप उसी तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाओगे और इसको चाइनीज जो है इस पे कब्जा जमा लेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इसको हम स्वीकार नहीं है, तो उन्होंने शेल्फ कर दिया इस प्रोजेक्ट को। अब ये तो इससे उनका दिल बहुत घायल हुआ चाइनीज का। और जो मातरबारी पोर्ट का जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊपर से इन्होंने कहा कि हम वहां डीप सी पोर्ट बनाएंगे और हम जापानीज के मदद से बनाएंगे और 2025 तक हम इसको पूरा भी कर देंगे। नाउ द जापानीज, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नहीं, मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि भाई जापानीज बनाएंगे, तो उनको लगा कि ये तो पूरा का पूरा ये भारत का चाल है, ये हमको बिल्कुल यहाँ से जो बांग्लादेश में जो हमारा इन्फ्लुएंस है, उस चाइनीज इन्फ्लुएंस है, इसको बिल्कुल ये खत्म कर देना चाहते हैं। इसमें कुछ अमेरिकन का भी हाथ है। ये तो क्वाड्स का जो एक तरह की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो और सॉलिडिफाई हो रहा है और गहरा होता जा रहा है। तो ये तमाम उनके स्ट्रेटेजिक चिंता थी। तो इसी बीच इन्होंने भी पहले भी चिटागोंग पोर्ट पे अपना प्रेजेंस तो मांगते रहे हैं अमेरिकन, वो भी नहीं दिया इनको। तो अमेरिकन ने कहा भाई कि हमको ये सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो। अब ये 3 किलोमीटर स्क्वायर का एक आइलैंड है, 5,000 की यहाँ पॉपुलेशन है, और ये मांग रहे थे भाई। डिमांड इतनी सीरियस थी कि आखिर उन्होंने, शेख हसीना ने जून 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई I will not resort to selling any national asset or compromising country's sovereignty to stay in power। मैं पावर में रहने के लिए अपने देश के किसी एसेट को मैं नहीं बेचूंगी। और फिर उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि आई डोंट वांट टू स्टे इन पावर बाय लीजिंग सेंट मार्टिन आइलैंड। तो बात तो क्लियर थी, इसका मतलब प्रेशर कहा है। और यहां तक उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कुछ लोग जो है वो कोल्यूड कर रहे हैं अमेरिकन के साथ। अमेरिका नहीं बोला उन्होंने, सेंट मार्टिन आइलैंड को वो हथियाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक कारण था। और शेख हसीना ने बॉचुडाई से शी वेंट, मतलब आउट ऑफ हर वे टू एकोमोडेट आवर सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा क्या है साहब कि आपको मैं थोड़ा सा इसमें कुछ आपके दर्शकों को मैं कुछ बातें बता दूं तो आपको लगेगा कि ये ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज, अगर बांग्लादेश का पूरा थोड़ा बैकड्रॉप में जाए, खास करके 1975 के बाद, तो आपको इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बांग्लादेश इंडिया का जो सिक्योरिटी इंटरफेस है, जो हमारे ताल्लुकात है हमारी सुरक्षा को लेके, वो बहुत गंभीर है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम 5 स्टेट्स पे इम्पैक्ट करता है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब देखिए, आप तमाम फेंसिंग कर ले दीक्षित साहब, तमाम फेंसिंग कर ले, तमाम बीएसएफ डिप्लॉय कर दे, हाँ आप पोरोसिटी जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आप पोरोसिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर पाकिस्तान के साथ आप हम कंपेयर करें तो वहाँ देखिए क्या है, हम दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो कहीं कहीं भी डेटरेंस है, एक तरह का डेटरेंस है कन्वेंशनल अटैक्स के तरह, तभी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। लेकिन इस तरह की जब इतनी लंबी बॉर्डर हो और कोई आपका मतलब यू डोंट हैव इवन फोर्सेस डिप्लॉयड, ये बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा पोस्चर है कि हम यहाँ पे सेंट्रल लैंड बीएसएफ सेंट्रल लैंड पुलिस फोर्स हम वहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और जब हम डेमोग्राफिक असॉल्ट की बात करते हैं, तो पता नहीं, जब मैंने किताब लिखी थी 2004-5 में, वो एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव, तो उस समय जो एनुअल इमिग्रेशन जो था वो करीब था 3 लाख का, फ्रॉम इलीगल माइग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय ये कहा जाता था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी इंडिया में है। जाहिर सी बात है कि अभी उससे कहीं ज्यादा होंगे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि भारत का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे बांग्लादेशी नहीं है, कोई स्टेट, वेदर यू गो टू जी। गोवा, महाराष्ट्र। जी अब जी। इसमें एक जो प्रश्न जो मैंने आरंभ में किया था कि ये जो बातें जो आपने बताई, इसमें ठीक है, इसमें इसमें दिख रहा है कि भाई चाइना भी इन्वॉल्व था, चाइना के भी इश्यूज थे, चाइना के भी हित जो थे वो इम्पैक्ट हो रहे थे, यूएसए के भी हित इम्पैक्ट हो रहे थे। लेकिन अभी का ये जो पूरा का पूरा जो जनवरी में जो इलेक्शन हुए इनके और उसके बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, और जिस प्रकार से अब मोहम्मद यूनुस को ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, या जिस प्रकार से जमाते इस्लामी को जो है वो छूट दे दी गई है, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दी गई है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि सारे जो हैं वो अवामी लीग के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इससे तो ये दिखता है कि ये तो अमेरिका ने चाइना को इसमें मात दे दी दिखती है, और अमेरिका ने एक तरह से अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया। बिल्कुल आपका जो असेसमेंट है ये बिल्कुल सही है। और ये प्रयास अभी से नहीं है, ये प्रयास बहुत पहले से जारी और है। अब तो इसके मतलब ये है कि चाइना जो है वो भी अ, इस पूरे कार्यक्रम के विरोध में जाएगा। रशिया ने पहले ही बिल्कुल कह दिया बिल्कुल कि ये यूएस ने बिल्कुल। करवाया है, रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया। तो सर ऐसा है कि जब शेख हसीना, पहली बात की, जब जब भी हमने, तो उस कार्यकाल में भी हम लोग जुड़े हुए थे बांग्लादेश के साथ, जब खालिदा जिया थी, वो उनका भी कार्यकाल बहुत इंटीमेटली फॉलो किया शेख हसीना का। तो खालिदा जिया का जब भी कार्यकाल आता था तो हमको इस बात का यकीन था कि ये बिल्कुल जो देश का जो संचालन है वो आईएसआई करती है। और आईएसआई, आपको मालूम है, वो भी एक तरह का जो उसके लिंकेजेस हैं सीआईए को, मतलब इन मेनी वेज और इन मोस्ट वेज आईएसआई इज एन आउटपोस्ट ऑफ द सीआईए। ठीक है ना? जो इनके लिवरेजेस हैं जैसे जमायते इस्लामी वगैरह, वो तो पाकिस्तान के हाथ में, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक जो डायरेक्शन है वो तो वहां से, वो तो अमेरिका से ही डिक्टेट होता है। ठीक है सर। और आपको मालूम है ये जो पूरा आपके जो कोक्सेस बाजार और ये चिटागोंग और ये एरिया जो है, ये इलाका सर जमायते इस्लामी का गढ़ है। दिस इज द सिटाडेल ऑफ जमायते इस्लामी। ठीक है ना? जमायते इस्लामी कहें, इन्हीं का जो विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, उसके बाद हुजी, इनको अल कायदा से भी, हुजी को अल कायदा से भी फंड्स मिलते रहे हैं। और ये इतना बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जेईआई का, और इतने इनकी जो नेफेरियस एक्टिविटीज हैं कि आपके इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो ने इसको, चिटागोंग पोर्ट को दुनिया का सबसे डेंजरस पोर्ट डिक्लेयर किया था।
ये कुछ अभी अभी क्या स्टेटस है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है। अब होता क्या है साहब कि ये पूरी बात कहाँ से शुरू हुई, और आपको मालूम है कि बीएनपी, बांग्लादेश आईएसआई लिंक्स, सीआईए लिंक्स, और जमाइत, जब 2004 में, जब ये 2001 में इलेक्शन होता है, और ये 300 मेंबर पार्लियामेंट में जमायते इस्लामी जो है 18 सीट जीतती है, और इनके 2 लोगों को कैबिनेट का रैंक दिया जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि 2005, और ये सब कुछ आप देखोगे बांग्लादेश में इसी अगस्त के महीने में होता है सर। आप शुरू से ले लो, जितने कूज हैं, ये असैसिनेशन जो हुआ शेख मुजीब का, ये सब अगस्त में। तो 17 अगस्त 2005 में जब जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश है, उसने 500 बॉम्ब पूरे कंट्री में 300 लोकेशंस में, उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस में उसने डेटोनेट किया। अब मैं क्यों कह रहा था कि ये देखिए, आप थोड़ा हल्का सा इसको एनालाइज करें कि इसी तरीके से 2007 में जब ये सब हुआ, बम बम फटने लगे, मैंने खालिदा जिया का मतलब सडनली द आर्मी टेक्स ओवर। आर्मी कहती है कि भैया हमने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दिया, और एक फखरुद्दीन अहमद थे जो कि चीफ एडवाइजर उनको बनाया गया उस समय, 2007-8 की बात है, और शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों को जेल में ठूस दिया गया कि आप लोग भैया बहुत करप्शन करते हो, ये एक्सटॉर्शन करते हो, उसको भेज दिया। अब जब आप मोहम्मद यूनिस की बात करते हैं, तो ये फखरुद्दीन अहमद 2007-2008 में जो एडवाइजर था, ये कौन था? ये भी सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट था। इसने भी अपनी डॉक्टरेट डिग्री जो है वो वहां पे की थी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिएगा सर कि जब भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में कोई इस तरह की केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, इवन मनमोहन सिंह का था, तो वो उसका ताल्लुकात या तो वर्ल्ड बैंक से रहेगा या यूएस से रहेगा। अब किसी का ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल ये मोहम्मद यूनिस अभी है, इसको बनाया जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको बता दिया फखरुद्दीन अहमद 2007-2008, आप वहां पे वो कर दिए। वो ये आपको मोइन कुरैशी था, आपको याद होगा, पाकिस्तान में, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट का ये था। उसके बाद ये जो क्या नाम था आपका, अफगानिस्तान में जो उनका सूटेड बूटेड वो उसको भी केयर टेकर वो बनाया गया था, वो भी वर्ल्ड बैंक का था। तो जब भी ऐसे ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनते हैं, तो आप देखोगे कि वो उसका लिंक अमेरिका के, यूएसए के साथ जरूर रहता है सर। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कई पहलू आपको उभर के आएंगे इसमें। तो उस समय जो यूनाइटेड नेशंस ने फौज को बोला, जब 2007 में उन्होंने पावर का ये कहा, इमरजेंसी वगैरह डिक्लेयर करवा दिया, बोला कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम खुद नहीं आओगे सामने। अगर तुम खुद आओगे सामने तो हम तुम्हारे जितने जो यूएन पीस कीपिंग, जो तुम्हारा वो जो आप अपने फोर्सेस भेजते हो, वो बंद करवा देंगे। अब दीक्षित साहब, ऐसा है कि अब तो पता नहीं अब क्या है, लेकिन एक जमाना ये था कि भाई हमारे, आपको मालूम है, सरकारी नौकरी में तो पैसे बहुत लिमिटेड होते थे। आज की तरह इकोनॉमी नहीं थी। तो हमारे यहाँ से कोई भी हिंदुस्तान की फौज से कोई चला जाता था, तो भाई बड़ा एनवी का वो कारण बन जाता था कि यार कुछ पैसे कमा के आ गया, और एनवी कहिए, जेलसी भी होता था। लेकिन उस जमाने में भी बांग्लादेश से एक ऑफिसर कम से कम 2, इफ नॉट 3, एटलीस्ट 2 वो पोस्टिंग्स वो करता था। ये मतलब यूएन मिशंस पे हो जाता था, तो वो उससे सब्सटैंशियल उसको आर्थिक लाभ होता था। तो उन्होंने कहा कि भैया ये बंद करवा देंगे। इसलिए उन्होंने उस समय जो पावर जो है वो डायरेक्टली इसलिए अपने हाथ में नहीं लिया, और इस बार भी वो नहीं करेंगे ऐसा सर। वो पीछे से ही चलाएंगे, जैसा कि अब पाकिस्तान में भी होता है। तो वहां पर अब हुआ क्या कि फिर शेख हसीना आ गई 2008 में, इलेक्शन हुआ, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला। अब ये तत्व जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश राइफल्स में जो है म्यूटिनी करवा दिया, और ये इतनी जबरदस्त म्यूटिनी
इतनी जबरदस्त म्यूटनी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि करीब 160 आदमी को फांसी की सजा दी गई और करीब 150 लोगों को आजीवन कारावास मिला। दैट वाज द काइंड ऑफ क्रैकडाउन। और तो बाहरी ताकतों का हमेशा, ये तो 2009 तब शेख हसीना ने रियलाइज किया कि भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, अगर जीना है तो इनको जड़ से खत्म करो, इनको क्रैकडाउन करो एकदम मर्सिलेसली। तो उन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ये जो इस्लामिक जमायत इस्लामी और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है, अब उन्होंने क्रैकडाउन, आप देखो कि 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो खैर वो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम में हुआ। तो सिद्दीकुल इस्लाम जो जेएमजीबी का हेड था उसको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद ये अब्दुल कादिर मुल्ला, ये मंत्री होता था सर, और जिस अल बदर ब्रिगेड की मैं बात कर रहा था, वो मुक्ति वाहिनी के खिलाफ इसने काफी कहर ढहा था। 344 सिविलियंस को इसने मारा था, एंड ही बिकेम अ मिनिस्टर इन द बीएनपी गवर्नमेंट। उसको लटका दिया इसने, शेख हसीना ने। उसके बाद एक मोइतुर रहमान निजामी, ये भी मंत्री होता था सर। और जनवरी 2017 में जो मैंने कोक्सेस बाजार को बोला कि यहाँ से जो आर्म्स स्मगलिंग का ये रूट है, तो वहां पे वो 10 ट्रक सीज किए गए। और आप देखिए उस 10 ट्रक में 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म्स थे, 27,000 ग्रेनेड, 840 रॉकेट लॉन्चर, 11.5 लाख राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, ठीक है ना, 840 रॉकेट लॉन्चर और 300 रॉकेट्स। और मालूम है दीक्षित साहब, ये सब हिंदुस्तान में आने वाले थे। और तब आप देखिए कि 2014 में हिंदुस्तान में क्यों आने वाले थे? क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन होने वाला था। क्यों वो कब ये क्यों आने, उसी 2014 का रिपब्लिक डे में याद करें, जब इसी तरीके से ये जो अपना ये अरविंद केजरीवाल जो है वो रेल भवन में बैठा था, ठीक है ना सर, और वो कह रहा था, लोगों को आह्वान दे रहा था। सो दिस वाज a bigger plan of larger conspiracy। हम सबको मालूम है कि ये जो आर्म्स जो आते हैं यहाँ पे हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स को, और तमाम हमारे नहीं, म्यांमार में भी, वो थाईलैंड के कोस्ट से आता है, रेनोंग कोस्ट से, और रेनोंग या फुकेट वहां से आता है। देन इट कम्स थ्रू द अंडमान सीज, और फिर ये कोक्सेस बाजार में ऑफलोड होता है, और वहां से ये उनको म्यांमार के इंसर्जेंट ग्रुप्स और हमारे ग्रुप्स को ये होता है। तो इसको भी हैंग कर दिया। ये भी जमायते इस्लामी का था, ठीक है। मीर कासिम अली एक मीडिया टाइकून था, वो भी एक 71 का वॉर क्रिमिनल था, उसको लटका दिया। अब हुआ क्या कि जब ये क्रैकडाउन हुआ तो ये जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश जो है और ये तमाम जो इसके जमायते इस्लामी के एफिलिएट्स थे, एक तो दे वर सीदिंग विद रिवेंज, बाकी दूसरा उन्होंने वो सब के सब भारत में आ गए और यहाँ पर बेस बना लिया। ममता बनर्जी ने इनको पनाह दी। तभी तो आपका 2014 में ये सब जो बर्दवान ब्लास्ट वगैरह जो हुआ था। तो देखिए क्या था कि एक स्क्रिप्ट थी, जब अफगानिस्तान में जब कोल्ड वॉर का फिनाले उस समय हो रहा था, इस्लाम वर्सेस कम्युनिज्म, ठीक है ना, वही स्क्रिप्ट अंग्रेजों ने ममता को हैंडओवर करके दिया। और इस्लामिस्ट जो थे बांग्लादेश से यहाँ पर भारत में आए, और उन्होंने विद दोज इस्लामिस्ट, रिमेंबर नंदीग्राम, और कई जगह उन्हीं इस्लामिस्ट को फिर इन्होंने, ममता बनर्जी ने यूज किया टू कैप्चर पावर फ्रॉम द कम्युनिस्ट। और इसीलिए वो उसके लिए ये इतनी मतलब ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बात केवल यहीं तक नहीं रुकी, बीडीआर रिवोल्ट करवाया, उसके बाद 2011 में फिर एक कू का एक और अटेम्प्ट हुआ था सर, एंड दिस वाज बाय आर्मी ऑफिसर्स।
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, वो सब पकड़े गए। और ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल तहरीर, उसके मेंबर थे। और उनका ये ग्राउज था, या उनका जो मेन जो उन्होंने कारण बताया अपने coup का, उन्होंने कहा कि शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश को इंडिया का पपेट बना दी है। और उनका उद्देश्य है उनका, अच्छा, दे डिक्लेयर्ड कि दे वांट टू एस्टैब्लिश इस्लामिक लॉज। तो कहीं पे इवन जो ममता बनर्जी जो है ये भी इन फोर्सेस के से भी होल्डन थी, इनके साथ थी। हर चुनाव में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इन रिटर्न दे गेव देम सेफ हेवेंस। और इसीलिए ये ममता बनर्जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट शेख हसीना। कोई चीज होता था, तीस्ता प्रोजेक्ट है, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स है, आप जो बीएसएफ का बॉर्डर रेजिम का जो सर्च का पावर्स है वो बढ़ा दिया गया, उस सब के खिलाफ ममता बनर्जी थी। तो एक हमारी चीफ मिनिस्टर वाज अगेंस्ट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। एक बात तो बताइए, अभी अभी जो डेवलपमेंट हुए उस समय ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके ये कहा कि सेंटर इस मामले में जो भी फैसला लेता है हम उसके साथ हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता कि ममता बनर्जी को भी कुछ बोला गया है या ममता बनर्जी को भी कुछ इंडिकेशन दिया गया है जिसके कारण वो इस तरह से बोल रही है? नहीं, देखिए, एक बात तो जरूर है कि शायद जितना इंटीमेटली शेख हसीना अबाउट दीज नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफ ममता बनर्जी, जितना इंटीमेटली वो जानती हैं, शायद हमारा सेंटर भी नहीं जानता है। आई कैन टेल यू दैट मच। दूसरी बात आप ये जान लीजिए कि एनीबडी हु इज समवॉट ए हु इज हु इन बांग्लादेश, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इंडिया में जरूर रहती है, और खास करके कलकत्ता में। अभी आपने देखा है ना कि कैसे एक मिनिस्टर को मारा गया, मारने वाला भी मतलब वो सब कोई मुंबई से आया था जिहादी, कुछ उसमें बांग्लादेशी भी थे। वो यहाँ कुछ सोने का काम मतलब करता था, वो आई थिंक वो जेसोर का था। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ये कहूंगा कि इसीलिए हमारा ये मत है, और हम चाहते हैं कि शेख हसीना जो है वो भारत में ही रहे, और जी। पहले भी भारत में रह चुकी हैं। और इसलिए उनका भारत में रहना जरूरी है कि जब तक उनका भारत में प्रेजेंस होगा तब तक जो है अवामी लीग विल कंटिन्यू टू बी अ फैक्टर इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स। अगर वो यहां से दूर चली जाएंगी जी। तो उसका वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है। तो वो एक अपना, और इस ये उनका यहाँ रहना शायद ये ममता के पॉलिटिक्स के लिए ये फायदेमंद नहीं होगा ये, ठीक है। एंड आप देखिए, हम जब असैसिनेशन की बात कर रहे थे तो 75 में आपको मालूम है कि चाइना ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज नहीं किया था 74 तक। 75 में इनको असैसिनेशन हुआ शेख मुजीबुर रहमान का, कोई 30 अफसरों ने किया था। और वो जियाउर रहमान जो था उसने तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी, अपने रिश्ते बांग्लादेश के चाइना से रिश्ते स्थापित करने में। और 1976 में बिल्कुल फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनका ये हो गया ये। उसके बाद धीरे धीरे इनके डिफेंस रिलेशंस भी बढ़ते गए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नीचे प्राइस लगा के वो बेचते गए अपना हथियार। एक समय ऐसा आ गया कि 70% जो 70 से 80% जो इनका जो आर्सनल था, इनके पास जो हथियार थे वो सब चाइनीज ओरिजिन के थे। तो
कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट था, तो चाइना से तो चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे हैड कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट, तो एक दूसरे से भी इससे डिफेंस कोऑपरेशन इनका बढ़ता गया। और उसके बाद से दीक्षित साहब इनका क्या कहते हैं, फिर कू हुआ जिसमें जियाउर रहमान भी गए, यहाँ से उनको भी हाथ धोना पड़ा अपनी जिंदगी से। देन इरशाद टुक ओवर। तो मैं कहने का क्या है कि एटलीस्ट देयर हैव बीन 26 coups एंड काउंटर coups इन बांग्लादेश। कुछ तो बहुत चर्चित है, कुछ हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन कई 26 हो गए, तो ये उनकी संस्कृति में है, और ये संस्कृति उन्होंने इनहेरिट की है पाकिस्तान से। जी। और वही फैक्ट जी। इसमें एक बात मुझे ये, जैसे आरंभ में जब हमने बात की थी तो आपसे मैंने ये पूछा था कि क्या भारत सरकार को इसका पता था, तो जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें ये मत भी आ रहा है कि रॉ को इसका पता था, और इसीलिए रॉ ने स्विफ्ट इवैक्यूएशन मैनेज कर लिया शेख हसीना का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपके प्रोग्राम में कि ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस की, अमेरिकन इन्फ्लुएंस की, लेकिन ये अगर आप इंडियन इन्फ्लुएंस की अगर कम आंकते हैं तो ये सही नहीं होगा। भाई, एक प्राइम मिनिस्टर ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उन्होंने। चीन को नहीं दिया बेस, अमेरिका को नहीं दिया बेस, आपको ट्रांजिट रूट्स दिया, ठीक है ना। आपके जो इंसर्जेंट कैंप्स थे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया। जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे उनके खिलाफ ये किया। आपके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट किया, जो एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स था वो किया। सब वर्ल्ड फोरम में आपका साथ दिया। तो हम कैसे ये कहते कि भाई हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है। बाकी मैं इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, बट प्लीज डोंट अंडरएस्टिमेट, नोबडी शुड अंडरएस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया नाउ एंड इवन वो उस समय भी जब इनका क्रिएशन हुआ था। जिस तरह से खुलेआम हिंदुओं के विरुद्ध वायलेंस चल रहा है, जिस तरह से जमात के गुंडे जो हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं, अवामी लीग के लीडर्स के होटल जलाए जा रहे हैं, उनको सड़क पे क्या मतलब उनको आपके ओवर ब्रिजेस से लटकाया जा रहा है, ये अवामी लीग के जो लीडर्स हैं उनके विरुद्ध ज़बरदस्त हिंसा हो रही है। उससे तो ऐसा लगता है कि ये जो आर्मी है इसने सब कुछ जो है वो पूरा छोड़ दिया है। बता रहे हैं कि पुलिस तो जो है वो विड्रॉ कर गई है, पुलिस कहीं काम ही नहीं कर रही। ये आपका ये आकलन सही है और आपकी चिंता भी सही है, और मैं ये सोचता हूं कि अगर आप आर्मी की डिप्लॉयमेंट देखें वहां, तो कोई 7 डिवीजन है इनके पास। एक डिवीजन इनका जेसोर में है, ऊपर थोड़े चले जाइए तो जेसोर इज इन द ईस्ट, ऊपर चले जाइए तो बोगरा में एक डिवीजन है। एक डिवीजन इनका रांगपुर में है, एक मैमन सिंह में है, ढाका में है एक डिवीजन विच इज वेरी वेरी क्रूशियल। वो जितने कूज होते हैं वो ढाका डिवीजन, और एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो कि मीरपुर में है, वो भी बड़ा। एक डिवीजन आपको इसमें है, चिटागोंग में है, वो सबसे बड़ी डिवीजन है वहां की। और अगर आप देखें तो कितना, मान लीजिए इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ढाका टू जेसोर, क्या 2-3 घंटे, ढाका टू बोगरा कितने। तो आप नॉर्थ टू साउथ आप ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में आप पूरा मतलब नॉर्थ टू साउथ जा सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा सकते हैं। तो ऐसे हालात में अगर आर्मी चाहेगी तो उसको कंट्रोल वो कर सकते हैं, लेकिन
दुख की बात यह है कि आर्मी के अंदर ही बहुत मतभेद है, और ये मतभेद जो है दीक्षित साहब, ये दिस वाज इनहेरेंट इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ बांग्लादेश आर्मी। और मैं क्यों इससे कह रहा हूं कि 71 की लड़ाई के बाद, कोई 3 साल के बाद 74 में कोई 28,000 पर्सनल जो है वो पाकिस्तान से बांग्लादेश में रिपेट्रिएट हुए थे। अब वो आए, इस बीच में ये जितने आपके मुक्ति बाहिनी के गुरिल्लास थे वो भी आर्मी में एब्जॉर्ब हो गए थे। तो अब ये दोनों का एक जो मिक्स जो था वो बड़ा मुश्किल था, जैसा हमने नेपाल में भी देखा। और शेख मुजीबुर रहमान को हमेशा इसका डर था कि ये कू हो सकता है पाकिस्तान के तर्ज पे। तो उन्होंने एक सेना बनाई, जातीय बाहिनी, ठीक है ना, या उसको एक तरह का नेशनल डिफेंस फोर्स, उसी तरीके से जैसे कि भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाया था। तो ये कोई 30,000 की ये सेना थी। लेकिन बाद में तो उनका असैसिनेशन ही हो गया। तो ये जितने रिपैट्रिएट्स थे जो पाकिस्तान से थे, उनको बड़ी चिंता थी कि ये जो शेख की रेजीम है, शेख मुजीबुर रहमान की, ये प्रो सोवियत यूनियन और प्रो इंडिया क्यों है ये रेजीम, ठीक है। और इसीलिए उनको उनका असैसिनेशन हो गया, और इसी कारण शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, जिस कारण से उनका असैसिनेशन हुआ था। और वो भी सर, वो भी असैसिनेशन मैंने बताया ना 15 अगस्त को ही हुआ था सर, ठीक है। उसके बाद से आपको मालूम है, मैंने कहा कि जब फिर उन्होंने टेक ओवर किया जियाउर रहमान ने, और उनका चिटागोंग में उनका असैसिनेशन हो गया 81 में। फिर तो ये जो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो है, पाकिस्तान से आया हुआ लॉबी जो है, और जो फ्रीडम फाइटर लॉबी था, इन दोनों के बीच में हमेशा द्वंद्व रहा, हमेशा द्वंद्व रहा है। और जब भी कभी खालिदा जिया आती थी तो रिपैट्रिएटेड लॉबी की गुड्डी हाई हो जाती थी, जब इनका आता था तो फ्रीडम फाइटर लॉबी का ही हो। तो ये जो डायनेमिक्स जो है और ये पोलराइजेशन है, ये अभी तक डिसकंटिन्यूज। हालांकि वो रिपैट्रिएटेड लॉबी जो है तो कब कब का रिटायर हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी वो डायनेमिक्स तो वहाँ की पॉलिटिक्स में कंटिन्यू करता है और वहाँ के आर्म फोर्सेस में ये करता है। तो इसीलिए शायद ये जमायते इस्लामी का इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है फौज में। क्या पाकिस्तान की फौज में नहीं था? वह जियाउल हक जो है, मदूदी की लिखी हुई किताब जो है, ठीक है ना, वो किताबें उसकी वो आर्मी के फंक्शंस में बिग बुक प्राइज के रूप में देता था। सो दैट इज द रीजन व्हाई, आई मीन, वहां पर क्या होता है सर कि जब भी तक वो सत्ता बदलती है तो लार्ज स्केल में वो चेंजेस आते हैं, ट्रांसफर्स एंड ये ट्रांसफर्स होते हैं सीनियर रैंक्स में। सो बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल आर्मी, क्योंकि उनका कुछ कोई थ्रेट परसेप्शन है ही नहीं। तो मैंने आपको आर्म फोर्सेस डिवीजन का बोला कि वो सारा कुछ तो वो ओवरसी करती है, जो वहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उनका कुछ नहीं, दे ओनली डील विद लॉजिस्टिक मैटर्स, बाकी उनका कुछ नहीं। मुझे याद है बांग्लादेश में मैं था तो एक बैंक्वेट डिनर में जो फिनेंस मिनिस्टर था वो बगल में बैठा हुआ था, और एक जनरल साहब भी मेरे बगल में बैठे हुए थे। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने हॉल बनाया हुआ था, तो वो फिनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि ये पता नहीं ये कैसे इन लोगों ने बना दिया, मैंने तो पैसे भी नहीं दिए थे इनको बनाने के लिए। ठीक है ना। सो आई दैट इज द ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए क्या है कि हमारे लिए एनी आउटसाइड प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल
वो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल। और बांग्लादेश का कुछ ऐसा पोजीशन है सर कि इट लाइज एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, उनके जो पोर्ट्स जो है, तो हमको ये थॉवर्ट करना भी बहुत जरूरी है, दिस रेजिम और दैट रेजिम, ठीक है। और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, ये सब तो कहने की बातें हैं कि वो प्रिजनर आ गए 71, वो शरणार्थी आ गए तो मिसेस गांधी ने, एंड शी वाज द ओनली मैन इन कैबिनेट, ये वो सब कुछ नहीं था। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, दिस वाज ए कोल्ड वॉर का एक हिस्सा था, विच वाज जो कि इंडियन ओशन को लेके, खास करके बे ऑफ बंगाल इसको सेंटर बनाया गया था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान जो था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, और इसको जो सोवियत यूनियन नहीं चाहता था कि साउथ ईस्ट एशिया में उनकी जो ये है, ये इसको रोका, आगे फैले, हाँ, थाईलैंड और उस म्यांमार की तरफ। तो उन्होंने ये कार्रवाई की थी यहाँ पे। और एक एक मिनट में इसके इसी से रिलेटेड सवाल पूछ लेता हूँ कि यदि उस समय का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध कोल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है, तो क्या आज का जो जो कुछ भी हो रहा है, इसको क्या यूएस चाइना कंपटीशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए पर्सपेक्टिव आप जो कह रहे हैं, वो एक दौर था दीक्षित साहब, जब ना ये रेजिम चेंजेस जो है असैसिनेशन से होते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि अभी असैसिनेशन नहीं, अभी यही वाला तरीका है जो आप बता रहे थे, जो ये जॉर्ज सोरस वाला तरीका, ठीक है ना। अब ये भी एक जॉर्ज सोरस से ही इन्फ्लुएंस्ड है, और ये भी एंगल, इसका रीजनल पर्सपेक्टिव भी हम ना भूले। जब शेख हसीना ने कहा कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट करने की मतलब एक मंशा है या योजना कार्यान्वित की जा रही है, शी वॉज नॉट रॉन्ग। तो अब आप दुनिया भर में देखेंगे रेजिम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये असैसिनेशन नहीं हो रहा है, वो मोसादेक का हुआ, चाहे शेख मुजीब का हुआ, उस तरीके का। अब जो है ये इसी तरीके से है, और इससे वंचित अमेरिका भी नहीं है। मैं तो हैरान था जब ट्रंप को अपने बंकर के अंदर जाना पड़ा था, तो मैं हैरान था, प्रेसिडेंशियल पैलेस से यूक्रेन में यूकोनोविच को किस तरीके से निकाला गया था। भारत में भी यही कुछ करने की कोशिश की गई थी। भाई पहले तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए बैठा था ना, और हथियार बांग्लादेश से मंगाने वाले, मतलब आने वाले थे कि मोदी सरकार किसी तरह नहीं आए। अब आपने देखा जो शाहीन बाग में जो हुआ, शाहीन बाग में हुआ, लोग कहते कि हिंदुस्तान है, क्यों नहीं भाई, शाहीन बाग फाइनली एंडेड अप इन राइट्स इन दिल्ली। फार्मर एजिटेशन जो है वो आपके लाल किले के ऊपर तक, झंडे तक पहुंच गई थी। तो ये सारा का सारा जो ये रेजिम चेंज का जो तरीका जो है वो बदल गया है, और ये सभी देशों में ये अटेम्प्ट होगा, हमारे यहाँ भी अटेम्प्ट हुआ है। वो हमारे तो यहाँ कहिए आगे भी कि होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। और मैं एक और बात, अब आप पूछेंगे कि इसका 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 हल क्या है, क्या किया जाए। एक तो ये ना, एक बार जब इलेक्शन हो गया तो ये दूसरों से जो ये सेट में ना, डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और जमहूरियत का जो सर्टिफिकेट जो लोग जिसकी बात करते हैं और उसको फ्लाउट करते हैं, ये उसको फ्लॉन्ट करते हैं, ये जो हमारे यहाँ संस्कृति है वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि हम पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि प्रजातंत्र का क्या हाल है। अमेरिका में भी कहा जा रहा है कि ये जो आपकी कमला हैरिस है, ये इलीगल माइग्रेंट्स के वोट से जीत जाएगी। बात तो हो रही है ना सर, है? आप फ्रांस में देखें, अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और इतना गंदा ओलंपिक्स का ऑर्गेनाइजेशन सरकारी नहीं है, तो कभी हुआ नहीं है।
जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो सारा गर्मी के कारण वो पार्क में सो रहा है। एक फोटो आई थी अभी, आप ब्रिटेन में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो आप किससे आप ये ले रहे हैं, ये डेमोक्रेसी का सर्टिफिकेट? और क्यों? अरे हम देंगे सर्टिफिकेट। और थोड़ा ये ना, ये जो ये जॉर्ज सोरस वाली जो बातें है, जो ये राहुल गांधी कहते कि देखिए सर, अगर यू हैव टू निप देम इन द बड, ठीक है ना सर? आप ऐसा भी ना कर दीजिए कि वो दोबारा वो हमको दृश्य देखना पड़े कि लाल किले पर फिर से कोई झंडे पे असॉल्ट हो। क्या मतलब है साहब? क्या मतलब है कि कोई दिल्ली तक पहुंच जाए? तो आप पंजाब के रहने वाले हो और आप खेती वहां कर रहे हो, तो आपको दिल्ली आने की क्या जरूरत है? और उनको क्यों आने दिया जाता है? क्या हमारे माननीय जज साहब लोग हैं या हमारे जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्या गारंटी ले सकते हैं कि दोबारा लाल किले वाला इंसिडेंट नहीं होगा, दोबारा शाहीन बाग नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप 100% होगा। आप अगर उनको ढील आप देंगे तो इस होगा। पिछली बार अगर भी ढील अगर थी इसलिए हुआ। अगर आप इसको थर्ड फ्रंट मानते हैं, तो भैया थर्ड फ्रंट का यू हैव टू गो बाय द बुक्स। क्या मतलब है ट्रैक्टर से आप यहां पर आ रहे हैं? और ये सब चीजें क्या, जो खेती करने वाले हैं वो केवल पंजाब और हरियाणा में होते हैं? बाकी लोग हिंदुस्तान में खाना नहीं खा रहे? पंजाब का तो नंबर अब चौथा पांचवा हो गया है एग्रीकल्चर आउटपुट में। सबसे ऊपर तो यूपी और एमपी हैं। मैं दीक्षित साहब, मैं भी खेती करता हूँ अच्छी खासी, 300-400 मन धान देता हूँ मार्केट में मैं, लेकिन हम लोग को तो कभी ये सब प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है ना? और आप देखिए ये जो भी जमायते इस्लामी कर रहा है, ये क्या है? दे आर बीइंग यूज्ड एज वेपन्स, एज वेक्टर्स। अमेरिका तो वहां बैठा हुआ है, उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है भाई। उसके चारों तरफ तो कुछ है नहीं, शांति ही शांति है। उस तरफ कनाडा है, साउथ में एक मैं इसमें मेक्सिको प्रश्न है। अंत में, इससे पहले कि कि हम फिनिश करें, अंत में ये प्रश्न पूछूंगा कि भाई ये जो हिंदुओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है, तो क्या भारत को इसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहिए? देखिए, हमारे नैतिक जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि क्योंकि कल जो है मैंने बहुत समय बाद सुना कि हिंदुओं के लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में खड़े होकर दिया और उन्होंने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न। तो आप भी जानते हैं कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डीपली कंसर्न का मतलब होता है बहुत सीरियस बात है। तो इन्होंने बांग्लादेश को संदेश तो दे दिया, लेकिन अगर बांग्लादेश वाले जो हैं वो नहीं मानते या उनके हाथ से बाहर चली जाती बात, तो जैसे इंदिरा गांधी ने इंटरवीन किया था, क्या हम भी इंटरवीन कर सकते हैं या करना चाहिए? मैं यूं कहूं कि अगर ये बातों से नहीं अगर मानते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई सैन्य कार्रवाई की जाए या सैन्य कार्रवाई इसका कोई हल है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत जिस दिन ये निर्णय ले लेगा, इट कैन इकोनॉमिकली चोक बांग्लादेश टू डेथ। क्योंकि हमारा जो नेबर है ना सर, हमारे 7 नेबर है जी। इंडिया हैज 7 नेबर्स। बांग्लादेश हैज 2 नेबर्स, वन इज नेग्लिजिबल। वो म्यांमार के साथ हाँ, कोई 128 म्यान किलोमीटर का बॉर्डर है, ठीक है ना?
तो का पूरा जो बॉर्डर जो है हम शेयर करते हैं, ठीक है ना सर। 4100 4308 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारे No, साथ। no, sir. It is for 4096 kilometers to be precise. ठीक है। तो उसमें क्या है सर कि हम अगर ये डिसाइड कर लें तो हम, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं ढाका गया, आई वॉज अ पार्ट ऑफ ए ऑफिशियल डेलीगेशन, ठीक है। तो सुबह वो चाय आए तो कंडेंस मिल्क आए साथ में, शाम को आए तो कंडेंस मिल्क आए शाम को। तो मैंने शायद सोचा कि यहाँ पे कंडेंस मिल्क कोई नॉवेल्टी होती होगी सर, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला सर वो मेस था, फौजियों का, समझ लीजिए फौजियों की तरह का मेस था। तो मैंने गेस्ट हाउस था, तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये क्यों भाई, ये मतलब यहाँ कोई नॉवेल्टी है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब यहाँ दूध बहुत महंगा है सर। तो मैं बोला क्यों भाई, दूध क्यों महंगा है? तो कहते हैं कि सर यहाँ पर ना वो मार के खा जाते हैं गाय को। सो देन दैट फेलो टोल्ड मी कि सर अगर यहाँ पर भारत से कैटल नहीं आए तो यहाँ तो ईद भी नहीं मनाई जा सकती। दैट इज द काइंड ऑफ डिपेंडेंस। और इन लोगों को ये नहीं मालूम, जमायते इस्लामी, अरे तुम देवबंद आइडियोलॉजी खा के जिंदा नहीं रह सकते हो तुम, ठीक है ना। शेख हसीना ने इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री के दर्जे में लाके खड़ा कर दिया था। It was one of the most progressive economies in South Asia. 7% GDP ग्रोथ हो रहा था। लेकिन ये लोग ना ये सोचते हैं कि बस अपने वो क्या बोलते हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी पर ही मतलब पेट भर सकता है। तो ये बहुत उनका मतलब ये गलतफहमी है। तो अगर अगर ये नहीं मानते हैं इस तरीके से तो इनको बिल्कुल दे शुड बी चोक्ड, तब इनको समझ में आएगी ये बात। ये धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन भाई ये जो लोग उस साइड, जो उस बॉर्डर के उस साइड चले गए, उन्होंने क्या मतलब ये मोहनदास करमचंद गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे पूछ के ये बंटवारा किया था। जब आप उनसे पूछा नहीं था, एक तो आपने उनसे उनका मुल्क छीन लिया। अब मुल्क छीनने के बाद अब हम उनका घर भी छीनवा दे, और वो भी घर छोड़ के, वो घर छीनने के बाद अगर यहाँ पर आए और हम उनको यहाँ पर शरण दे, तो आप उसके खिलाफ भी आप आंदोलन चलाते हो शाहीन बाग। ये कहाँ का ये है भाई? जी, तो आइए अब चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं और देखते हैं कि आगे जो है सिचुएशन किस तरह से डेवलप होती है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। RSN सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।